जो कुछ यहाँ पे सिस्टम चल रहा है ना, वो सिस्टम रॉ फॉर्म में अंग्रेज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया। जो उसकी रिफाइंड फॉर्म है वो डेफिनेटली वेस्ट के अंदर है। बदकिस्मती से ये जो मुल्क पाकिस्तान है, ये पॉलिटिकली इकनॉमिकली संभल नहीं पाया। तो चूरन बेचा जाता है कि जनाब वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ है, रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, सारे इंसान बराबर हैं और हम वहाँ जाएंगे और फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ है। ये वो बुनियादी अवामिल हैं जिसको कंसल्टेंट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एजेंट बड़े अच्छे तरीके से मार्केटिंग करते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ यूके के अंदर और यूरोप में, जो 10 सालों के अंदर भी किसी वहाँ के मकामी अंग्रेज़ के साथ वो ताल्लुकात इस्तेमाल नहीं कर पाए। मैंने पाकिस्तानी, इवन एक तो ये मैंने बताया ना कि वो जो कम पढ़े लिखे लोग गए हैं अपर पंजाब से, मतलब मैं अपर पंजाब के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अपर पंजाब में हर दूसरा बंदा कहता है मुझे इटली भिजवा दें, मुझे स्पेन भिजवा दें, जर्मनी, और किसी भी तरीके से लोग अपना मज़हब बदलने के लिए भी तैयार हैं इस मुल्क में। मैंने बहुत सारे मुसलमानों को कादियानी और अहमदी फ़िरके की कन्वर्जन की सूरत में भी बाहर जाते हुए देखा है। मैंने लोगों को LGBT के थ्रू भी बाहर में सियासी पनाह देते हुए देखा है। आपको यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्या मेन डिफरेंस जो आपको फील हुआ है वो क्या है? अभी आप खुद ही देखें कि इस वक्त जो हमारे बच्चे जो मैट्रिक और FSC में जो मार्क्स ले रहे हैं, वो मार्क्स तो आपके 98%, 99% जा रहे हैं। और मुल्क का हाल देख लें, मुल्क की रैंकिंग क्या है, तो जबकि वेस्ट का जो तालीम है वो कंसेप्चुअल है, ना ही उनका एग्ज़ामिनेशन सिस्टम ऐसा है जैसे हमारे हैं, क्योंकि हम तो मेमोरी का, हाफजे का टेस्ट लेते हैं, वो तो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। तो आप बच्चों के नंबर देख लें, कोई भी जो स्कूल है वो क्लेम कर रहा है जी हमारे बच्चों ने 1100 में से 1098 नंबर लिए हैं। बच्चों को तो फिर आइंस्टाइन होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट कोमल फातिमा और आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा बाहर जाने के लिए हम कौन कौन से लीगल वेज यूज़ करते हैं। और हमारी यंग जनरेशन के लिए आज का हमारा पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है, क्योंकि हम उनको डिफरेंट वेज बता सकते हैं जिसके थ्रू किस तरह से हम लोग लीगली बाहर जा सकते हैं। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है वो मेरे लिए काफ़ी ऑनरेबल हैं, क्योंकि वो मेरे टीचर भी हैं, मेंटोर भी हैं और आइडियल भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर शहजाद अली, जो कि बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हमारी यंग यूथ जो बाहर जाना चाहती है, आपको क्या लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसके पीछे वो क्यों ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाने के मौके ढूंढ रही है? इससे पहले कि मैं इस मौजू पे बात करूं, सबसे पहले मैं नौशील अज़हर बलोच को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपना चैनल लॉन्च किया है। तो मेरी बेस्ट विशेज़ उनके साथ है कि उनका चैनल फ्लोरिश करे, उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हों और चीज़ें एक्सेल करें। दूसरा, आपका ये पहला प्रोग्राम है जी, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आपका आज डेब्यू है जी। तो अभी मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आपका सवाल क्या था, ज़रा बताइए दोबारा। सर, हमारी यंग यूथ बाहर ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उनके ये कोशिश होती है कि हम किसी ना किसी तरीके से बाहर चले जाएं, बेशक वो तरीका लीगल है या इलीगल है, बट वो ज़्यादा बाहर जाने के मौके। इसकी जो बुनियादी रीज़न है ना, जो जिस खत्ते में हम रहते हैं, बर सगीर पाक हिंद, इस पर अंग्रेज़ ने 200 बरस हुकूमत की है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमने उन्हें आइडियलाइज़ किया, और आइडियलाइज़ करने के साथ साथ हमने जो कुछ यहाँ पे सिस्टम चल रहा है ना, वो सिस्टम रॉ फॉर्म में अंग्रेज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया। जो उसकी रिफाइंड फॉर्म है वो डेफिनेटली वेस्ट के अंदर है। तो अंग्रेज़ तो चला गया 77 ईयर बैक, लेकिन उसकी यादें, उसके साथ एक कनेक्टिविटी और एक ड्रीम कि अभी भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं यार अंग्रेज़ का दौर अच्छा था, और जिनको आज़ादी की कदर कीमत का भी एहसास नहीं है। तो बदकिस्मती से ये जो मुल्क पाकिस्तान है, ये पॉलिटिकली इकनॉमिकली संभल नहीं पाया। तकरीबन 8 दहाइयाँ होने वाली हैं। तो एक ऐसा मुल्क जो माशी तौर पे कमज़ोर होगा, तो ऐसे मुल्क में, और पाकिस्तान की आबादी का आपको पता है कि 65% से ज़्यादा जो लोग हैं वो उनकी उम्रें 40 साल से कम है, यानी यूथ पे मेजॉरिटी जो है वो यूथ पे मबनी है। तो एक माशी खुशहाली के लिए हर दूसरे नौजवान की ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से जो है ना हम वेस्ट में सेटल हो जाएं, यूरोप में सेटल हो जाएं। और यूरोप में भी हम ज़्यादा किसको जानते हैं, क्योंकि हम ब्रिटिश के ग़ुलाम रहे,
तो हमारा होता है कि हम किसी तरीके से इंग्लैंड पहुंच जाएं, हालांकि इंग्लैंड कोई मुल्क नहीं है, इंग्लैंड एक रियासत है यूके की, और यूके की डेफिनेटली यूके जो है 4 रियासतों पे मबनी है। तो एक तो बुनियादी रीज़न है इकोनॉमिक गेन। दूसरी जो रीज़न है ना, देखें लोगों को कुछ लोगों की फैंटेसीज़ हैं, लोगों के दिमाग में कुछ डिसेप्शन और इल्यूजन है। लोग डिसीव होंगे जी हम वेस्ट में जाएंगे और जाते ही हम जनाब डॉलर्स कमाना शुरू कर देंगे, पाउंड्स दरख्तों पे लगे हैं और हम जनाब और हर महीने हम 25, 30, 40 लाख रुपए कमाएंगे। अब एक तो ये डिसेप्शन है। दूसरा, उनको लगता है कि वो फ्री वर्ल्ड है, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। तो ये दूसरी मिसपरसेप्शन है। तीसरा जो चूरन बेचा जाता है कि जनाब वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ है, रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, सारे इंसान बराबर हैं और हम वहाँ जाएंगे और फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ है, और अगर आप लीगल होगे तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। तो ये वो बुनियादी अवामिल हैं जिसको कंसल्टेंट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एजेंट बड़े अच्छे तरीके से मार्केटिंग करते हैं, और मीडिया का भी कहीं ना कहीं रोल है। बंदा जब लड़कपन के ज़माने में होता है ना, तो उसको क्या चाहिए, उसको रिलेशनशिप चाहिए। उनको लगता है यार वेस्ट में जाएंगे रिलेशनशिप बनाना बड़ा आसान है। लंदन के हिथरो एयरपोर्ट पे जो ही पहुँचेंगे, ठीक है, ब्रिटिश लड़कियों की लाइन लगी होगी जो आपको वेलकम करने के लिए तैयार होगी। और ये मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, लोगों की ये मिसपरसेप्शन है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ यूके के अंदर और यूरोप में, जो 10 सालों के अंदर भी किसी वहाँ के मकामी अंग्रेज़ के साथ वो ताल्लुकात इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूके या यूरोप जाने के लिए लीगल ज़राए क्या है। सबसे आसान तरीका है आपके पास स्टूडेंट वीज़ा, कि स्टूडेंट वीज़े के यानी स्टडीज़ के थ्रू आप चले जाएं। अब जिन लोगों को स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए, ये एक तल्ख हकीकत है, उनके पास पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा है उनके पास बुनियादी तालीम नहीं है। तो पाकिस्तान में 90 की दहाई में और उसके बाद बहुत सारे लोग जो यूरोप गए ना, वो पता है आपको यूरोप जाने वाले लोग कहाँ से हैं? इस साउथ बेल्ट से नहीं है, ये सराइकी बेल्ट तो बड़ी शोधी बेल्ट है। यहाँ के लोगों की दौड़ तो, मैं दुबई गया हूँ, मैं यहाँ के मुल्तान में बेचारे सराइकियों को दुबई के अंदर मजदूरियाँ करते हुए देखा है। दुबई में, कतर में, ओमान में, सऊदी अरेबिया में हमारे लोग सराइकी बेल्ट के लोग यहाँ पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका में सराइकी बेल्ट का जो रेशो है वो आटे में नमक के बराबर है। यूरोप जाने वाले लोग जो ज़्यादातर हैं वो आपके हैं मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, हाफजाबाद, लाहौर एंड देन आज़ाद कश्मीर। यहाँ के हर दूसरा बंदा ना एक वो आपको यूरोप में मिलेगा। हर फैमिली का कोई ना कोई फर्द वहाँ पे पहुँचे हुए, डंकी मार के भी पहुँचे। अब तो इंडिया ने भी फिल्में बनानी शुरू कर दी, बड़ी लेट फिल्म बनाई है। ये तो 50 साल का फिनोमिना है। 50 साल से हम लोग जा रहे हैं ईरान के रूट से, ईरान, टर्की, यूनान, इटली से होते हुए, फिर वहाँ से फ्रांस से होते हुए हम लोग यूके तक पहुँचते हैं। 100 लोग अगर निकलते हैं तो थोड़े 10-15 ही वहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं। जो लीगल वे लोगों के सामने था वो यही है कोमल, कि आप स्टडी वीज़े पर जाएं। और जो मैंने आपको पहले ही बताई है रियलिटी, कि जिनको स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और जो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वो उन्होंने हार्डली FA भी में नहीं किया होता, तो वो किन कोर्सेज़ में लेते हैं जी कि हम इंग्लिश कोर्सेज़ के लिए जा रहे हैं, कि हमने इंग्लिश सीखनी है उधर ना। तो वो कॉलेज जाने के बजाय क्या करना शुरू कर देते हैं, वो पहले दिन से सोचते हैं कि यार हमें कोई ना कोई काम करना चाहिए। वीज़ा उनके पास होता है 9 महीने का या मैक्सिमम 18 महीने का। अब उस सारे अरसे में उनका एजेंडा तालीम तो नहीं है। जब तालीम आपका एजेंडा नहीं है तो डेफिनेटली वो सेटल होना चाहते हैं। तो सेटल होना यूरोप में आसान काम नहीं है। इस वक्त अभी हम गुजर रहे हैं 2024 में। या तो देखो, जो स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं 20 आवर्स अलाउ करते हैं लीगली, कि 20 घंटे आप काम कर सकते हैं लीगली। उससे ऊपर जो आप काम करेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा, तो फिर लोग वहाँ कैश पे काम करते हैं, राइट।
मैंने पाकिस्तानी, इवन एक तो ये मैंने बताया ना कि वो जो कम पढ़े लिखे लोग गए हैं अपर पंजाब से, मतलब मैं अपर पंजाब के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अपर पंजाब में हर दूसरा बंदा कहता है यार मुझे इटली भिजवा दें, मुझे स्पेन भिजवा दें, जर्मनी, और किसी भी तरीके से लोग अपना मज़हब बदलने के लिए भी तैयार हैं इस मुल्क में। मैंने बहुत सारे मुसलमानों को कादियानी और अहमदी फ़िरके की कन्वर्जन की सूरत में भी बाहर जाते हुए देखा है। मैंने लोगों को LGBT के थ्रू भी बाहर में सियासी पनाह देते हुए देखा है। 2016 की बात है, रमज़ान का महीना हो, तो मदीना मस्जिद थी कार्डिफ के अंदर, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ रोज़ा खोलने के लिए ना, मुझे एक लड़का मिला, तो मैंने उससे ऐसे गपशप हुई रास्ते में। उसने कहा जी कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा जी मस्जिद जा रहा हूँ। तो वही मस्जिद जा रहा था, मैंने उससे पूछा उसका स्टेटस, उसने मेरा स्टेटस पूछा। मैंने कहा मैं तो यहाँ फेलोशिप के लिए आया हूँ, तो लीगल हूँ, और मतलब उसको पता चल गया कि अगर फेलोशिप पर आया, प्रोफेसर है, तो लीगल ही होगा। तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम बताओ कैसे हो? तो कहते बस यार मैं तो इलीगल हूँ। और मैंने कहा कैसे, अपना स्टेटस बताओ। कहते नहीं अल्लाह के घर जा रहा हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कैसे लीगल होने जा रहा हूँ। तो ऐसी कौम जो अपना मज़हब बेचने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी कौम जो अपने मुल्क को बुरा बनाकर पेश करे बाहर, उससे आप क्या तवक्को करोगे कि जनाब वो कोई बड़ी हुब्बुल वतन होगी, देशभक्त होगी? कोई देशभक्ति की आप तवक्को ना करें। 90 लाख पाकिस्तानी इस वक्त बाहर मौजूद हैं। अगर 20 करोड़ की आबादी होती तो आलमोस्ट पाकिस्तान की आबादी का 10% बनता है। सर, टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज, आप इस चीज़ पे ज़रा बता सकते हैं कि स्टूडेंट जैसे बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स के लिए क्या क्या चांसेस हैं? स्कॉलरशिप है उन लोगों के लिए जो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे, जीनियस तो नहीं, इंटेलिजेंट जी, जो जिनकी रिसर्च की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ लोगों को स्कॉलरशिप देती हैं। स्कॉलरशिप के लिए आप रिसर्च प्रपोजल्स बना सकते हो, और वो आइडिया और एक थीम फ्लोट करती हैं। अगर इस थीम पर आप यूनिक प्रपोजल बना लें, सिनॉप्सिस बना लें, फिर तो वो आपको स्पॉन्सर करते हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप देते हैं। तो आपके पास फुल ब्राइट का स्कॉलरशिप मौजूद है इस वक्त, जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चिवनिंग स्कॉलरशिप UK का मौजूद है, उसमें काफ़ी मुसाबकत है, काफ़ी कंपटीशन है, जिसकी बेसिस पर आप चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा चाइनीज़ गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप आपके पास मौजूद है, टर्किश गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप मौजूद है, और यूरोप में ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट है, हंगरी की गवर्नमेंट है, ये आपको स्कॉलरशिप देते हैं। जर्मनी का एक एडवांटेज आपको है, जर्मनी में यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है उसकी कोई फ़ीस नहीं है। लिविंग कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, जर्मन लैंग्वेज सीखें और उसके बाद आप चले जाएं। अमेरिका में डेफिनेटली आपको GRE क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद आप सेटल हो सकते हैं। अच्छा, आपने 20 कंट्रीज़ आपने विज़िट किए हैं, आपको यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्या मेन डिफरेंस जो आपको फील हुआ है वो क्या है? देखिए, जो पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है ना, वो अनफॉर्चुनेटली आपकी याददाश्त, आपके हाफजे का टेस्ट लेता है। जो जितनी बेहतर क्रैमिंग कर सकता है ना, वो ज़्यादा मार्क्स स्कोर्स करता है, उसके जो मार्क्स हैं वो सबसे ज़्यादा आ जाते हैं। अभी आप खुद ही देखें कि इस वक्त जो हमारे बच्चे जो मैट्रिक और FSC में जो मार्क्स ले रहे हैं, वो मार्क्स तो आपके 98%, 99% जा रहे हैं। आप मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को देख लें और मुल्क का हाल देख लें, मुल्क की रैंकिंग क्या है। हमारी जुडिशरी 130वें नंबर पे खड़ी हुई है। हमारी जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो आप देख लें, वो दुनिया में बॉटम के अंदर है। जबकि वेस्ट का जो तालीम है वो कॉन्सेप्चुअल है, ना ही उनका एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा है जैसे हमारे हैं, क्योंकि हम तो मेमोरी का, हाफजे का टेस्ट लेते हैं, वो तो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। यही वजह वहाँ इनोवेशन है, रोज़ाना डिस्कवरीज और इन्वेंशंस होती हैं। आज दुनिया मरून मिन्नत है उनकी, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी है, या मेडिकल की फील्ड है, एग्रीकल्चर की फील्ड है, IT की फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हम तो बहुत पीछे हैं। तो आपका जो निज़ाम तालीम है वो रट्टे वाले स्टूडेंट पैदा कर रहा है। तो आप बच्चों के नंबर देख लें, कोई भी जो स्कूल है वो क्लेम कर रहा है जी हमारे बच्चों ने 1100 में से 1098 नंबर लिए हैं। बच्चों को तो फिर आइंस्टाइन होना चाहिए। सर, जैसे कि आपने रट्टे की बात की है, अब वो क्या लगता है इसकी क्या वजह है कि हमारा एजुकेशन रट्टे की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेप्चुअल? देखो, इसमें ना असल में जो सिस्टम है ना हमारा, हम बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं ले रहे जो जापान में लिया जाता है।
कि देखो सही एक बच्चे का जहनी रुझान क्या है। हमारे यहाँ जो आपके बेस्ट प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं उसमें इंडक्शन का जो तरीका है ना, इंडक्शन आपकी हो रही है थ्रू मार्क्स जी। कि जिसके जितने ज़्यादा परसेंटेज होंगे, चाहे एमडी कैट है, इंजीनियरिंग का टेस्ट है, आपके 95% प्लस होंगे तो आप जा सकते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही। बच्चे जो हैं फिर वो उनका सारा फोकस ही मार्क्स लेने पर है, बिल्कुल। और फिर हम उनको कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं करवा रहे हैं, तो उस वजह से ना इनोवेशन हो रही है। तो बच्चे क्या करते हैं, रटा लगाते हैं और वही सेम कॉन्सेप्ट रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। बिल्कुल। तो अब उसमें से ना वो खुद अपनी तौर से कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, ना उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसी वजह से जिद्दत पैदा नहीं हो रही है, इनोवेशन पैदा नहीं हो रही है। तो क्योंकि वालिदैन को पता है कि मेडिकल इंजीनियरिंग वो प्रोफेशन है, आईटी वो प्रोफेशन है जहां इनका मुस्तकबिल महफूज होगा। हमने कितने आईटी के सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, हमने कितना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम किया है। मार्क्स बच्चों के आसमानों को छू रहे हैं, 98%, 99%। कोविड के ज़माने में तो बच्चों ने 1100 से भी ऊपर नंबर लिए थे। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, तो ये अनफॉर्चुनेट है, ये इंडिया पाकिस्तान की ये सेम स्टोरी है। हाँ जी। ठीक है, आप मुन्ना भाई MBBS फिल्म देखो जी तो वो सर। क्या करता है एडमिशन लेने के लिए, उसको पता चलता है यार इतने मार्क्स चाहिए आपको ना। कॉपी। और फिर वो सारा वो कॉपी भी जो भी किया होगा, जो भी उनका एडमिशन टेस्ट था। तो सेम सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर भी है। आपके यहाँ प्रैक्टिकल्स में नंबर लगवाए जाते हैं बच्चों के, ठीक है, तो बाकी मार्क्स की सूरत हाल आपके सामने। और दूसरा ये कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की मेजॉरिटी वालिदैन जो हैं वो जो सपने जो ख्वाब पूरे नहीं कर पाए वो मुसल्लत कर देते हैं अपने बच्चों पर। वालिदैन डॉक्टर नहीं बन पाए, वो कहेंगे कोमल को हम डॉक्टर देखना चाहते हैं। अब चाहे कोमल में पोटेंशियली ना हो डॉक्टर बनने का, बिल्कुल। तो आपको स्ट्रेस है। फिर आपका मुकाबला डाल दिया उन्होंने कि जी कि आपका मुकाबला नौशील अज़हर बलोच के साथ है, हारून के साथ है, गुलाम अब्बास के साथ है, ये आपके कज़न्स आगे चले गए। और तो हमें आपको हर सूरत में आईटी स्पेशलिस्ट देखना है, इंजीनियर देखना है, डॉक्टर देखना है। तो बदकिस्मती से वो इन सब जगह पर एडमिशन आपको मिल रहा है मार्क्स से। हाँ जी। आप ना इंटरव्यू ले रहे हैं ना एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहे हैं। मैंने वेस्ट में जब फॉरेनर के साथ जब इंटरेक्ट किया, उनसे पूछता था यार आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, तो उनका जवाब ये होता था कि यार ये तो बच्चों की मर्ज़ी है, वो किस तरह का फील्ड ऑप्ट करेंगे। और वो कहते हैं कि अच्छा मैकेनिक बन जाए, अच्छा शेफ़ बन जाए, वो कोई स्पोर्ट्समैन बन जाए। तो वहाँ कोई बच्चों पे प्रेशर नहीं है। हमारे यहाँ तो बच्चों पे प्रेशर है, और जब बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं तो वालिदैन उनको बोलते हैं देखो अपने कज़न्स को उन्होंने कितने स्कोर लिए। तो उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो अच्छे क्रैमर रट्टेबाज बने हुए हैं। आप उनको बोलोगे एनालिसिस करो, चीज़ों को आइडियाज़ को सिंथेसाइज करो, वो नहीं कर पाएंगे। और उसकी वजह भी तबकाती निज़ाम तालीम है। हमारे यहाँ 4-5 तरह के सिस्टम चल रहे हैं, मदारिस में हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, गली मोहल्लों के इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, फिर आपके पास बीकन हाउस, ब्लूमफील्ड हॉल जैसे हैं, लाहौर ग्रामर आपके पास है, कॉन्वेंट स्कूल हैं, फिर जो आपकी एलीट है वो HSN में पढ़ रही है। तो क्या हमने बनाया, चूचू का मुरब्बा बना हुआ है मुल्क इस वक्त ना। अब हम कंसल्टेंसीज कंपनीज को लेकर बात करते हैं। आपको क्या लगता है ये कंसल्टेंसीज कंपनीज वाकई जेन्युइन जो है ना, मतलब जेन्युइनली काम करती है अपने स्टूडेंट्स को भेजने के लिए, या सिर्फ इनका काम पैसा बनाना ही है? देखिए ये मैं नहीं कह रहा कि सारी कंसल्टेंट कंपनियां बुरी हैं। कुछ कंपनियां डेफिनेटली स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट भी करती हैं बाहर भिजवाने के लिए, और अपनी कंसल्टेंसी चार्जेस भी लेती हैं। तो स्टूडेंट जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं लोग ना, UK जा रहे हैं, लेकिन उनमें से ये हमें ये तय करना होगा कि जेन्युइन स्टूडेंट्स कितने हैं। क्योंकि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो चाहते हैं जी कि वहाँ उनको PR मिल जाए। ऐसा ही है। होना तो ये चाहिए कि जो चाइना ने किया, जो जापान ने किया, कि लोगों ने फॉरेन कंट्रीज से एजुकेशन लेने के बाद वो वापस आए और अपने मुल्क को सर्व किया, तो फिर तो फॉरेन एजुकेशन का फ़ायदा हो सकता है। अगर आपने वहाँ जाकर डिश वॉशिंग करनी है, आपने वॉशरूम धोने हैं, आपने टैक्सियाँ चलानी है, तो उससे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश को तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, आप चंद पाउंड कमा लेंगे, 25-30 साल में मॉर्गेज कर एक छोटा मोटा 2-2.5 मरले का घर भी ले लेंगे, ठीक, तो उससे मुल्क को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्या वजह है कि हमारी जो यंग जनरेशन है यहाँ पर वो वेटर बनने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन बाहर जाकर जैनेटर बनने के लिए भी रेडी हो जाती है? उसकी रीज़न है वेजेस। आप वेजेस कर दें और मेहनत की अजमत कर डालें। यहाँ तो स्टेटस कॉन्शियस हैं लोग इस मुल्क के अंदर। तो जब जो समाज जो है वो जो मेहनत करने वाला शख्स है, जो ब्लू कॉलर जॉब करने वाला है, उसको इज्जत देने के लिए तैयार ही नहीं है समाज। तो बाहर काम करना लोगों के लिए आसान है, क्योंकि वहाँ पर एटलीस्ट आपको इतने तो वेजेस मिल रहे हैं
कि जिसमें आप सरवाइव कर सकते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अभी पर कैपिटा इनकम और सैलरीज बहुत कम है, और जितनी इन्फ्लेशन इस मुल्क में थी लास्ट देख लें 2 ईयर्स के अंदर, बिल्कुल वो तो 30% से ऊपर इन्फ्लेशन थी, और लोगों की वेजेस और लोगों की आमदनी उस तरीके से नहीं बढ़ी है। आपने 20 कंट्रीज़ विज़िट की हैं, तो मतलब आप यहाँ की लाइफ को और वहाँ की लाइफ को कैसे कंपेयर करेंगे? मतलब यहाँ पे लाइफ कैसी है और वहाँ पे लाइफ, आपने क्या है कि आपको वहाँ पर लाइफ ज़्यादा बेटर लगी, यहाँ पाकिस्तान आने के बाद लाइफ ज़्यादा बेटर लगी? क्योंकि हमारी यंग जनरेशन के बस अब देखिए, मेरा तो जो डे 1 से जो था ना, मतलब मुझे तो बड़ी क्लैरिटी थी। पहला तो ये था कि मुझे कोई PR नहीं चाहिए थी, ना ही मैंने बाहर सेटल होना था। मेरा बुनियादी मकसद ये था कि वहाँ फेलोशिप करने के बाद या जितना मेरा एक्सपोजर है, उस एक्सपोजर की बेसिस पर उनके पॉलिटिकल, उनके सोशल, उनके कल्चरल सिस्टम को अंडरस्टैंड कर वट एवर आई वुड बी एबल टू डू समथिंग फॉर माई पीपल, फॉर माई स्टूडेंट्स, तो वो मैं कर सकूँ। तो डेफिनेटली वो तरक्की में हमसे बेहतर है, उनका निज़ाम तालीम बेहतर है, उनका सियासी निज़ाम बेहतर है, उनका सोशल सिस्टम बेहतर है। तो उसकी बेसिस पे आप लोगों को शऊर व आगाही दे सकते हैं। तो वो मेरा ख्याल है, कोशिश यही थी कि आप वहाँ ज़रूर जाएं, और वेस्ट के लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे जब आप वहाँ पर स्टडीज़ करने के बाद प्रेफर करेंगे अपने मुल्क वापस आने के लिए, अपने मुल्क को सर्व करें। तो पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। ओके, हमारी यंग जनरेशन जो बाहर जाना चाहती है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे जो लोग, अगर यंग जनरेशन जिनकी ख्वाहिश है वो बाहर जाना चाहते हैं, एक तो वो लीगल तरीके से जाएं, डंकी मार के ना जाएं, ठीक है, और दूसरा स्किल्ड होकर जाएं। आप अनस्किल्ड जाएंगे तो आप वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। स्किल से मुराद है आपके पास सर्टिफिकेशन हो, आपके पास कोई ना कोई स्किल हो, चाहे आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का स्किल आपके पास हो, आप प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, मेसन है, ठीक है, तो आप स्किल्डफुल होंगे तो यू वुड बी एबल टू गेट द गुड सैलरीज देयर। लीगल वे से जाएँ, वर्क परमिट आपके पास हो, तो उसकी बेसिस पर आप वहाँ पर इज्जत से काम कर सकते हैं। इल्लीगल होंगे तो रोज़ाना डर होगा कि किसी भी वक्त आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और हमारी यंग जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि वो किस तरह से बाहर जा सकते हैं और किस तरह से आगे वो अपनी स्टडीज़ को या अपने काम को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ मैं अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करूँगी। मैं हूँ आपकी होस्ट कोमल फातिमा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।